हेलो नमस्कार साथियों। आज एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर है। तो शुरू करते हैं क्लास। दोस्तों, यहां अपन सबसे पहले एक परिभाषा देखेंगे, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड की परिभाषा क्या होती है। चलिए, कि इंटरवल फ्रॉम कंसेप्शन टू काविंग, यानी गेस्टेशन पीरियड क्या है। इंटरवल फ्रॉम कहां से लेकर के कि कंसेप्शन टू काविंग, यानी कि मान लीजिए कोई जैसे गाय है, वो आज कंसीव हुई है, एआई करी उसकी, एआई करने के बाद आज गाय क्या हो गई, कंसीव हो गई। ठीक है, और उसके उस समय से लेकर के जब तक वो ब्याह रही है, यानी जब तक गाय ब्याह रही है, कंसीव होने से लेकर के जब तक गाय ब्याह रही है, उस बीच का जो टाइम है, जो इंटरवल है, उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। या अपन यूं कहें कि जब से कंसीव हुई है तब से लेकर के जब वह बछड़ा उत्पन्न कर रही है, वह समय क्या कहलाएगा, गेस्टेशन पीरियड। चलिए, यानी गर्भाधान से लेकर के जब उसका गर्भाधान किया है, चाहे वह कृत्रिम गर्भाधान हो चाहे प्राकृतिक गर्भाधान हो, वहां से लेकर के ब्याने तक का जो अंतराल है वह कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब यहां पर कुछ गेस्टेशन पीरियड अपने को ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। जैसे पूछ लेता है कि गाय के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं, कई किताबों में आपको ये मिलेगा 2 माह है 2 दिन, 9 माह है 9 दिन, 10 माह है 10 दिन, 3 माह है 3 दिन, 5 माह है 5 दिन, इस तरीके से। ये तरीके में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब अपन याद कर लेते हैं एक बार को तो इस तरीके से और याद हो भी जाता है अच्छे से, लेकिन जब एग्जाम में अपन क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो अपने दिमाग में 5 माह है 5 दिन, 3 माह है 3 दिन, यही चीजें घूमती है। अपने को ये नहीं याद रहता है कि 5 माह है 5 दिन कहाँ था, 3 माह है 3 दिन कहाँ था, 10 माह है 10 दिन कहाँ था। ठीक है, इसलिए अपने को याद रखना है इनको दिनों के हिसाब से। अगर आपको महीनों के हिसाब से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 का भाग लगा देना, महीनों में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अपने सिंपल तरीके से याद रखेंगे, दिनों में सीधा सीधा याद रख लेना और ऐसे ही याद रखना है आपको। क्लियर है? ठीक है। चलिए, गाय के गेस्टेशन पीरियड की मैं बात करूं तो कितने दिन का होता है, 283 डेज का। और भैंस का जो गेस्टेशन पीरियड है वो होता है 310 दिन का। यानी गाय का होता है 283 डेज का, 283 दिन का, और भैंस का 310 दिन का। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि दोनों के गेस्टेशन पीरियड के बीच में काफी गैप होता है। लगभग अपन कहें तो 1 महीने के आसपास जो है वो इन दोनों के गेस्टेशन पीरियड में गैप मिलेगा अपने को। लगभग 1 महीना भैंस जो होती है वो ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन किसकी, सीप की और गोट की। भेड़ और बकरी की, तो भेड़ में तो होता है 145 दिन और गोट में होता है 155 दिन। भैया बात करें दोनों में, भेड़ बकरी में 150 दिन मान लू, एक में 5 दिन कम एक में 5 दिन ज्यादा। गोट, गोट में होता है लेट, गोट में टी आ रहा है, लेट में टी, गोट में क्या होता है, लेट होता है, यानी 5 दिन बाद में होता है, 155 दिन हो जाएगा। और शीप में क्या होगा, 5 दिन पहले होगा, यानी 145 दिन होगा। तो अभी तक अपन 4 देख चुके हैं। गाय में 283 डेज, बफेलो में 310 दिन, और भेड़ में बात करें तो 145 दिन, और बकरी की बात करूं तो 155 दिन गेस्टेशन पीरियड है। फिर बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बिच कुतिया में जो कि होता है 62 डेज का। और यहाँ पे कैट, बिल्ली की बात करूं तो ये लगभग 60 दिन, यानी 56 से लेकर के 64 दिन के बीच में मान लो। और सौ यानी सुअरी की बात करें तो उसमें होता है 114 दिन। यानी कि बात करें किसकी दोस्तों, यहां से बिच की बात करें तो 62 डेज होता है। बिच के अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, आपके कैट की बात करूं तो कैट में 56 से 64 दिन के बीच में होता है। और कैट के बाद में यहां से मैं बात करूं नेक्स्ट किसकी, सुअरी की, तो उसमें 114 दिन होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसके बारे में एग्जाम में पूछता है।
मेयर घोड़ी के अंदर कितने दिन का होता है? 341 डेज का होता है। और सी कैमल में कितना होता है? 390 दिन का होता है। दोस्तों मेयर की बात करें घोड़ी के अंदर तो 341 दिन का होता है, और कैमल की बात करें तो 390 दिन गेस्टेशन पीरियड होता है। जबकि इन दोनों के बीच में आ जाएगा किसका? गधे का, जो कि होता है 365 दिन का। गधे का कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। ठीक है। एलिफेंट का सबसे ज्यादा होता है, एलिफेंट का सबसे ज्यादा होता है गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ होता है। तो सर्वाधिक गेस्टेशन पीरियड किसका है? एलिफेंट का 22 महीने होता है। याक का कितना होता है? 9 महीने। और आपके लामा का कितना है? 11 महीने। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो अपन ने देखे। कैटल में कितने दिन का? 283 डेज का, यहीं पे याद कर लो। और बफेलो में कितने दिन का? 310 दिन का। फिर सीप में कितने दिन का? 145 दिन का। गोट में 155 दिन का। ठीक है। फिर यहां से अपन ने कहा सुअरी में कितने दिन का? तो 114 दिन का। बिच के अंदर अपन ने कितने दिन का देखा? 62 डेज का। केट के अंदर कितने दिन का? 56 से लेकर के 64 दिन के बीच में। ठीक है। यहां से बात करें अपन घोड़ी के अंदर तो 341 दिन का। केमल ऊंटनी के अंदर देखें तो 390 दिन का। और गधी के अंदर देखें तो 365 दिन की बात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन ने एलिफेंट की बात करी तो 22 महीने सर्वाधिक होता है। ठीक है। और बात करने जाए अपन याक की और लामा की, तो याक का आपके हो गया 9 महीने और लामा हो गया आपके 11 महीने। लामा लगभग किसके जैसा होता है? कैमल के जैसा, तो कैमल से लगभग मिलता रहेगा इसका। और याक लगभग किसके जैसा रहेगा? गाय के जैसा, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता। अब कुछ लेबोरेटरी एनिमल्स है, उनके भी देख लेने चाहिए। माइस में कितने दिन का होता है? 20 दिन का। और गिनी पिग में कितने? 65 दिन का। ध्यान रहे माइस और रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। रेट का 21 दिन, माइस का 20 दिन है और रेट का 21 दिन, एक आधा ऊपर नीचे चलेगा। रेबिट का 32 से 35 दिन। हेमेस्टर का क्या होता है? 16 से 18 दिन, सबसे कम है इनमें। और गिनी पिग में कितना है? 65 दिन। तो दोस्तों यहां से बात करें तो माइस का कितना है? 20 दिन। रेट का कितना है? 21 दिन। ठीक है। याद रह जाएगा हेमेस्टर का 16 से लेकर के 18 दिन के आसपास, रेबिट का 32 से 35 दिन। और गिनी पिग की बात करें तो वो लगभग कितने दिन पे जाएगा? 65 दिन पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने हो गए कॉमन गेस्टेशन पीरियड्स, किसका कितना होता है। आगे अपन बात करने जाएं तो आगे नेक्स्ट अपने पास है कि जनरेशन इंटरवल क्या होता है। एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स व्हेन देयर ऑफस्प्रिंग आर बोर्न, यानी जनरेशन इंटरवल बोलो तो पीढ़ी अंतराल क्या होता है, कि एक जो नई पीढ़ी है वो कितने समय के पश्चात आ जाती है। तो ये कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की औसत आयु जब क्या हो जाए? व्हेन देयर ऑफस्प्रिंग आर बोर्न, यानी जब उनकी संतति उत्पन्न होती है तो पेरेंट्स की औसत आयु क्या होती है। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूं जनरेशन इंटरवल का, तो आपके आसानी से ये समझ में आ जाएगा। जैसे मनुष्यों में बात करें तो पहले क्या होता था, आप मान के चलो कि 18 से 20 साल की उम्र मैक्सिमम मान के चलो कि क्या होते थे? बच्चा पैदा हो जाता था। ठीक है। यानी कि वहां पे जनरेशन जो इंटरवल था बहुत कम था। यानी बच्चा पैदा हो रहा है 20 साल में और एवरेज लाइफ आप मान के चलो कि 100 साल है, तो 4-5 पीढ़ी एक मनुष्य अपने जीवन में देख के जाता था। यानी दादा परदादे पहले वाले लोग देख लेते थे, लेकिन आज लोग अपने दादाजी को भी नहीं देख पाते हैं। ऐसी बहुत सी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि लगभग आप सोच के देखो कि 30 साल की उम्र पे तो शादियां होती है, 35-40 पे जाते जाते बाप बनते हैं। तो यहाँ पर जनरेशन जो इंटरवल है, जनरेशन के बीच में, पीढ़ी के बीच में जो अंतराल है वो ज्यादा आ रहा है। तो पीढ़ी अंतराल की जो परिभाषा है वो सिंपल सी ये है कि पेरेंट्स की औसत आयु जब वो क्या बन जाए? अपनी संतति को जन्म दे दे या वो माँ बाप बन जाए, तो उनकी जो औसत आयु होती है वो क्या कहलाती है? जनरेशन इंटरवल। यानी जनरेशन इंटरवल वह है जैसे कि आज किसी का जन्म हुआ, अब वो वयस्क होकर के नई संतति उत्पन्न कर रहा है, यानी अपने बच्चों को जन्म दे रहा है। तो उस बीच में जो अंतराल है, खुद बच्चा था वहां से लेकर के खुद का बच्चा हो जाएगा, उसके बीच का जो अंतराल है वही क्या है? जनरेशन इंटरवल है। ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की औसत आयु जब उनकी संतति उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट यहां पर पहले अपन बात करते हैं काविंग इंटरवल की, कि काविंग इंटरवल क्या होता है। इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव काविंग ऑफ एन एनिमल,
यानी कि कोई एक जानवर है, उसने आज एक बछड़ा पैदा किया, ठीक है, वही जानवर अगला बछड़ा या बछड़ी पैदा करेगा, उस दोनों बछड़े बछड़ियों के बीच का जो गैप है वो आपके गैप हो गया काविंग इंटरवल। यानी आज आपकी गाय ब्याह गई और अगली बार आपकी गाय कब ब्याह रही है, दोनों ब्यात के बीच का जो अंतराल है वो कहलाएगा काविंग इंटरवल। ध्यान रखना, केवल सिंगल एनिमल की बात हो रही है यहां पर। लेकिन काविंग इंडेक्स क्या है, काविंग इंडेक्स क्या है, थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे थोड़ा अलग है। इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव काविंग ऑफ ए हर्ड, यहां तो इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव काविंग सेम है, यहां तो है ए एन एनिमल और यहां है ए हर्ड। यानी कि काविंग इंटरवल की जब बात करेंगे तो एक जानवर की बात होगी कि वो आज ब्याया और अगली बार वो कब ब्याएगा। इस बीच में जो दोनों का बीच में अंतराल है, दो ब्यात के बीच में जो अंतराल है वो हो गया काविंग इंटरवल। लेकिन काविंग इंडेक्स होता है जैसे कि एक पूरा आपका बाड़ा है, उस बाड़े के अंदर 10 गायें हैं और उन 10 गायों का एवरेज लेंगे अपन, उन 10 गायों के काविंग इंटरवल का एवरेज ले लो, वो क्या हो जाएगा, आपके काविंग इंडेक्स हो जाएगा। तो काविंग इंडेक्स हमेशा किसका लेते हैं, पूरे हर्ड का लेते हैं, जबकि काविंग इंटरवल किसका लेते हैं, पर्टिकुलर एक एनिमल का लेते हैं। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है हर्ड एवरेज। हर्ड एवरेज में लेते हैं एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ ए हर्ड, कि एक हर्ड, एक ग्रुप जो एनिमल का है उसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसे अपन बोलेंगे हर्ड एवरेज। फिर होता है आपके नेक्स्ट है सर्विस पीरियड, कि सर्विस पीरियड क्या है, आफ्टर पार्चुरेशन, यानी कि पार्चुरेशन प्रसव की क्रिया हो गई, फर्स्ट टाइम कंसीव, यानी पार्चुरेशन के बाद में ब्याह गई, प्रसव हो गया, इसके पश्चात वापस फिर से गाय बोल गई और उसके बाद उसकी एआई करवा दी, या प्राकृतिक रूप से उसका आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल रूप से, दोनों तरीके से इंसेमिनेशन हुआ, किसी भी तरीके से हुआ तो वापस कंसीव हो गई। तो यहां ब्याने से लेकर के वापस कब कंसीव हो रही है, इसके बीच में जो गैप है वो है आपका सर्विस पीरियड। आफ्टर पार्चुरेशन फर्स्ट टाइम कंसीव, ध्यान रहे कंसीव सक्सेसफुली होनी चाहिए, यानी कि कंसीव हो गई उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए, ये ध्यान रहे, सक्सेसफुली कंसीव होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर पार्चुरेशन यानी प्रसव के पश्चात जब वो प्रथम बार फिर से क्या हो जाए, अब कंसीव हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये कहलाता है सर्विस पीरियड। दोस्तों नेक्स्ट है ड्राई पीरियड, काफी महत्वपूर्ण पीरियड है ड्राई पीरियड, शुष्क काल जिसे कहेंगे। यह प्रसव के पहले की वह अवस्था होती है जब एक दुधारू व गाभिन गाय, लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट काऊ का दूध सुखा दिया जाता है, अर्थात उसे शुष्क बना दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह शुष्क व गाभिन गाय बन जाती है। ध्यान रहे कि मान लो आज गाय है वो ब्याई, तो आज उसने दूध देना शुरू किया, वो दूध देती रहेगी, लेकिन दूध देने के पश्चात सर्विस पीरियड चालू होगा, दूध देना आज उसने स्टार्ट कर दिया, अब वो वापस कंसीव होगी कुछ समय पश्चात, ठीक है, 2-3 महीने पश्चात वापस कंसीव हुई, कंसीव हुई तो ये टाइम तो हो गया सर्विस पीरियड। लेकिन अभी दूध तो दे ही रही है, दूध दे रही है तो साथ साथ में इसका लैक्टेशन पीरियड भी चल रहा है, ध्यान रहे। लेकिन लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, अब वो उसका बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है अंदर है अंदर, सर्विस पीरियड के बाद में उसका बच्चा बड़ा हो रहा है कंसीव होने के पश्चात में, यानी गेस्टेशन पीरियड चालू हो गया, ठीक है, और लैक्टेशन पीरियड भी साथ में चल रहा है, यानी वो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग काऊ है, वो गाभिन भी है और दूध भी दे रही है, तो उसे कहेंगे प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग काऊ। लेकिन अब अंतिम फेज है, अंतिम फेज के अंदर उसको पूरी एनर्जी दूध बनाने में भी लगानी पड़ रही है और बच्चे को पालने में भी लगानी पड़ रही है, जो कि थोड़ा सा सही व्यवस्थित काम नहीं है। तो अब अपन चाहेंगे कि दूध का काम थोड़े समय के लिए बंद हो जाए और वह गाय क्या कर दे, पूरा ध्यान अपने बच्चे पे रहे, तो उसका ड्राई होना भी बहुत जरूरी है। क्या लैक्टेटिंग काऊ का ड्राई होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, तो वो ड्राई हो गई। अब क्या हो गया, वो दूध देना उसने बंद कर दिया, ठीक है, और अब उसे अपन कहेंगे ड्राई और क्या कहेंगे, प्रेग्नेंट काऊ। यानी कि पहले तो क्या थी, लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट काऊ थी, जो कि क्या कर रही थी, दूध भी दे रही थी और गाभिन भी थी। लेकिन अब क्या है, शुष्क है और दूध नहीं दे रही है और प्रेग्नेंट है। पहले क्या था, दूध दे रही थी प्रेग्नेंट थी, अब है दूध नहीं दे रही है और प्रेग्नेंट है।
समझ गए बात को? तो ये हो गया उसका ड्राई पीरियड, यहां से स्टार्ट हो गया है कि उसने दूध देना बंद कर दिया और अब वो वापस कब आएगी, उसके बीच का जो टाइम है वो हो गया ड्राई पीरियड। यह काविंग के कम से कम 60 दिन पहले, यानी आज मान लो गाय ब्याने वाली है तो एवरेज मान के चलो कि उसके 2 महीने पहले उसने दूध देना बंद कर दिया, या यूं कह सकते हैं कि आज उसने दूध देना बंद कर दिया लगभग, तो अब मान के चलो कि 1.5 महीने 2 महीने में वो गाय क्या होने वाली है, ब्याने वाली है। तो ये हो गया उसका ड्राई पीरियड। एक दुधारू व गाभिन गाय का शुष्क होना बहुत ही जरूरी है, जरूरी है ये चीज। क्वेश्चन पूछ ले स्टेटमेंट के रूप में कि क्या गाभिन गाय का शुष्क होना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या है? द पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन इन विच द एनिमल प्रोड्यूस मिल्क, यानी प्रसव की क्रिया हुई, बच्चा ब्याया, गाय ब्याई, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में दूध देना शुरू किया, और जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती तब तक दूध देती रहेगी। तो ये जो टाइम है ब्याने से लेकर के जब तक वो दूध दे रही है, ये जो टाइम है इसे कहेंगे लैक्टेशन पीरियड। और लैक्टेशन पीरियड बंद हो जाएगा और ड्राई पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और गाय क्या हो जाएगी, वापस प्रसव की क्रिया हो जाएगी, तब तक चलेगा ड्राई पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड प्लस ड्राई पीरियड, ठीक है, यहां से इंटरवल पूरा हो जाएगा। तो ये होता है लैक्टेशन पीरियड कि वो ब्याने से लेकर के क्या कर रही है, जब तक दूध देती जा रही है, तो वो लैक्टेशन पीरियड कहलाएगा। दोस्तों कुछ बातें करते हैं वेरियस रिप्रोडक्टिव स्टेजेस या पीरियड्स ऑफ डेयरी काउ। डेयरी काउ के कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करते हैं जो अपन ने नाम पढ़े, इनके कुछ दिन देख लेते हैं कौन सा कितने दिन चलता है। जैसे लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो आज मान लो गाय ब्याह गई तो वो आज से दूध देना शुरू करेगी और लगभग 305 दिनों तक वो क्या करेगी, दूध देती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लैक्टेशन पीरियड का टाइम हो गया 305 दिन। ठीक है दोस्तों, और ड्राई पीरियड उसका लगभग मानते हैं कितने दिन, 60 दिन। तो 305 और 60 दिन कितना हो गया, 365 दिन। क्या बीच में उसने रेस्ट किया? बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, तो रेस्टिंग टाइम हो गया कितना, 0 डे। ड्राई पीरियड हो गया आपके 60 दिन का, ठीक है, यानी उसने 305 दिन तो दूध दिया और 60 दिन उसने क्या किया, बीच में ड्राई पीरियड दूध नहीं दिया। टोटल कितना दिन हो गया, 365 दिन। यानी 365 दिन ड्राई हो गई, ड्राई होने के बाद अब क्या होगी, फिर से ब्याह जाएगी। पहले ब्याह गई, दूध देना शुरू किया, अब ड्राई हो गई, ड्राई होने के 2 महीने बाद में अब फिर से ब्याह गई। और 2 ब्याह के बीच का अंतराल क्या होता है, जनरेशन इंटरवल। ठीक है, तो ये जो यहां से बोले कि काविंग इंटरवल बोल दो, सॉरी जनरेशन इंटरवल नहीं, काविंग इंटरवल। ठीक है, तो काविंग इंटरवल क्या हो गया आपका, लैक्टेशन पीरियड प्लस ड्राई पीरियड। काविंग इंटरवल क्या हो गया, लैक्टेशन पीरियड प्लस ड्राई पीरियड। लैक्टेशन पीरियड कितना था, 305 दिन। ड्राई पीरियड कितना दिन है, 60 दिन। तो 305 और 60 दिन कितना हो गया, 365 दिन। तो टोटल जो काविंग इंटरवल है वो कितना हो जाएगा, 365 दिन। बोलो क्लियर है। और गेस्टेशन पीरियड अपन पहले ही देख चुके हैं कितना है, 283 डेज। और सर्विस टाइम का मतलब है जैसे कि क्या हो गई, आज वो ब्याई और ब्याने के बाद अब वापस सक्सेसफुली कब कंसीव होगी, तो वो मान के चलते हैं कि लगभग 85 दिन के बाद में वो क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली कंसीव हो जाएगी। तो अपन 85 डेज मानते हैं। पोस्ट पार्चुरेंट यानी प्रसव के बाद में 85 दिन है, वो इसका सर्विस टाइम माना जाता है। यहां पे फिर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, यहां पर फिर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्विस टाइम जो है वो मोस्ट वेरिएबल ट्रेट है, यानी सबसे ज्यादा बदलाव जो आते हैं वो कौन से ट्रेट में आते हैं, सर्विस टाइम में आते हैं। और लीस्ट वेरिएबल ट्रेट या नो चेंज वाला ट्रेट कौन सा है, गेस्टेशन पीरियड है। तो गेस्टेशन पीरियड जो है उसमें सबसे कम बदलाव आता है और सर्विस टाइम में क्या होता है, सबसे ज्यादा बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान देवें कि सक्सेसफुली कंसीव होनी चाहिए। तो बहुत सी बार होता है कि एआई सही नहीं हो पाती है, इसलिए सक्सेसफुली कंसीव नहीं हो पाती है, ओनर को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि फिर देखो ब्याने में लेट हो रही है, दूध का नुकसान हो रहा है, 1 महीना लेट हो रही है, 2 महीना लेट होते जा रही है, तो बार बार एआई फेल हो रही है, ठीक है, या फिर बच्चा रुक नहीं पा रहा है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके अंदर। तो वो क्या होता है, फिर ओनर को अल्टीमेटली वहां पे क्या होता है, नुकसान होता है। तो सर्विस टाइम जो क्या रहता है, मोस्ट वेरिएबल ट्रेट भी रहता है और लीस्ट वेरिएबल ट्रेट है, नो चेंज होता है, वो गेस्टेशन पीरियड है। सर्विस टाइम चेंज होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। लास्ट में एक नोट लगा करके बात कर रहे हैं कि केटल हैज 10 टाइम्स मोर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स
देन बफेलो। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि बफेलो क्या करती है, वेलोविंग करती है, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेट करने का उसके पास कोई इतना खास सिस्टम नहीं है। स्वेट ग्लैंड भी गाय की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो गाय जो होती है उसमें 10 गुना ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होती है, यानी पसीने स्रावण वाली जो ग्रंथियां हैं गाय के अंदर 10 गुना ज्यादा होती है। किसकी तुलना में, भैंस की तुलना में। ठीक है, तो भैंस अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण करने के लिए वेलोइंग की क्रिया भी करती है। इसको अपन इससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और धीरे धीरे अपन एक एक करके एलपीएम को खत्म करने की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।